2014 जब देवभूमि उत्तराखंड में खिला था कमल, कांग्रेस का हुआ था सफाया, मोदी राज में कितना हुआ विकास, इस बार कौन मारेगा पहाड़ों पर बाजी। बीएचयू से जाने उत्तराखंड की राजनीति, प्रोफेसर MM सेमवाल की जुबानी, सिर्फ NMF न्यूज पर। नमस्कार, NMF न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश की सियासत को लेकर चुनावी मिजाज को जानने के लिए मैं आज BHU में आई हुई हूं और मेरे साथ मौजूद हैं MM सेमवाल, जो कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि जो कि ये खुद उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड की राजनीति को लेकर और देश की राजनीति को लेकर, चुनावी माहौल को लेकर आइए इनसे मैं बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है आपको? उत्तराखंड का जहाँ तक सवाल है, पूरे देश में उत्तराखंड राजनीति की दृष्टि से तो केवल हमारी लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें आती हैं। लेकिन अगर हम देखें, उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है 2009 में जिसकी स्थापना हुई, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में जो खास बात यह है कि वहाँ का जो साक्षरता प्रतिशत है वो बहुत उच्च है, और उससे वहाँ का जो मतदाता है उसकी जो अवेयरनेस है, जो उसकी राजनीतिक चेतना और जितना वो जागरूक है, वो ये देखता है कि जैसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वैसे आज एक नया शब्द आया है कि सस्टेनेबल पॉलिटिक्स। जो डेवलपमेंट करेगा उसको हम वोट देंगे। तो उत्तराखंड में अगर हम देखें, अभी 5 साल मोदी जी की सरकार हमारे यहाँ पे है केंद्र में, उसका जो विकास का जो पैमाना तय किया है मोदी जी ने, उसको अगर हम 2013 को देखें, उत्तराखंड में जो केदारनाथ में जो आपदा आई थी, उसको लेकर के मोदी जी ने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है केदारनाथ को, और केदारनाथ धाम में अगर आप जाएं तो केदारनाथ को उन्होंने पूरे विश्व पटल पे उसको बता दिया है कि आपदा के बाद किस तरह से इसको संभाला जा सकता है। कि उत्तराखंड के जो निवासी थे वो ये महसूस कर रहे थे कि इस यात्रा लगभग 4-5 साल बाद ही शुरू होगी, लेकिन उत्तराखंड की पूरी काया पलट कर दी। और मुझे लगता है कि जो केदारनाथ है, केदारनाथ करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक ही है। और वहाँ से जब उन्होंने शुरुआत की, जो भी पर्यटक जो तीर्थाटन के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो जिस तरह से वो जाते हैं और वहाँ के 4 धाम उसको देखते हैं, उससे उसका जो प्रभाव है पूरे देश की राजनीति पे पड़ता है, मेरा ये मानना है। और अभी जो 4 धाम योजना शुरू की है मोदी जी ने, जो कि 12,000 करोड़ की है, तो उससे अभी जो 4 धाम यात्रा है ऑल वेदर रोड के नाम से चल रही है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। जब यात्री आएगा, पर्यटक आएगा, वो देखेगा या 4 लेन रोड को देखेगा, तो उसका इम्पैक्ट पूरे देश में जाता है। दूसरा जो रेलवे है, रेलवे विकास, वहाँ पे अभी जो कर्णप्रयाग तक रेल मार्ग को जोड़ दिया गया, उधर गैरसैंण को जोड़ दिया गया। तो और उसके अलावा जो केंद्र सरकार की लगभग नमामि गंगे को लेकर कई प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में चल रहे हैं। यह अलग बात है कि जो प्रदेश सरकार है, वो प्रदेश सरकार उतने ये कह सकते हैं कि उतना काम प्रदेश सरकार नहीं कर पाई है। केंद्र सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं वही उत्तराखंड में चल रहे हैं, और निश्चित रूप से उसका लाभ केंद्र सरकार को मिलेगा। मैं यही जानना चाहती हूँ थोड़ा विस्तार से कि जैसे कि कहते हैं कि पहाड़ों का पानी और जवानी टिकती नहीं है उत्तराखंड में, तो ऐसे में क्या लगता है कि जैसे मोदी जी की जो ड्रीम योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना कह ले, कौशल विकास योजना कह ले, मेक इन इंडिया कह ले, तमाम योजनाएं जो हैं, जनधन योजना, क्या इनका जो उनकी जो केंद्र सरकार की योजनाओं का असर क्या आपको दिखा? क्योंकि आप प्रोफेसर है, जाते हैं आते हैं, देखा होगा आपने, तो कई लोगों से बातचीत की होगी आपने, तो आपको लगा कि हाँ उन योजनाओं का असर दिखा है अपने उत्तराखंड पहाड़ी इलाके में? हाँ, उत्तराखंड बेसिकली अगर हम देखें तो पर्यटन की दृष्टि के साथ साथ पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत संवेदनशील प्रदेश है। और पर्यावरण की दृष्टि से देखें, जो उज्ज्वला योजना आई है, गरीब जो महिलाएं थी, जो कि जिनके की लकड़ी लेकर के और आग जला के चूल्हे से उनकी आँखें भी खराब हो जाती थी, उनका पूरे जो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता था, उनके जो उससे उनकी जो स्वास्थ्य पे कुप्रभाव पड़ता था। आज निश्चित रूप से उज्ज्वला योजना से काफ़ी लोग लाभान्वित हुए। उससे क्या हुआ कि गरीब को एक तो ईंधन मिल गई, और दूसरा जो जंगल से जो पेड़ कट रहे थे वो बच गए। तो
एक तरह से पूरा जो इन्वायरमेंट कंजर्व हो गया, बायोडाइवर्सिटी बच गई, जैव विविधता बच गई, तो इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जो डिजिटल इंडिया है, बहुत सारे जो मैं देखता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में बाहर का मजदूर बहुत काम कर रहा है, बिहार का है, नेपाल का है, तमाम मजदूर हैं, तमाम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। उन्होंने जो बैंक के अकाउंट खुल गए हैं उससे उनको अपना पैसा कम से कम घर भेज पा रहे हैं, और उससे जो आधार कार्ड से सारे लिंक कर दिए हैं। जो फेलोशिप्स वगैरह जो दी जाती थी, खास करके जो कैटेगरी के जो लोग होते थे उनको दी जाती थी, उसमें जो फर्जीवाड़ा था वो फर्जीवाड़ा अब नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है कि जब से आधार से इसको लिंक किया गया तो इसका इम्पैक्ट साफ दिखाई दे रहा है, पारदर्शिता दिखाई दे रही है कि जो व्यक्ति जो नीडी है उसी के खाते में वो पैसा जा रहा है, जो कि बीच में जो पैसा दूसरा व्यक्ति खा जाता था वो ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही। तो मुझे लगता है तो निश्चित रूप से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में दिखाई दे रहे हैं सर। लेकिन बात दूसरी तरफ अगर विपक्ष गए कि वो हमेशा कहता है कि जीएसटी से जनता को बहुत परेशानी अभी भी त्रस्त है, और नोटबंदी जिस तरह से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, क्या आपको लगा कि क्या वो चीज़ें नोटबंदी जीएसटी से क्या लोग परेशान हैं, क्या अभी भी वो परेशानी दिखती है आपको लोगों में? निश्चित रूप से नोटबंदी का जब शुरू हुई थी तो उस समय लोगों को लगा कि नोटबंदी से पूरी ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगी, और एक बहुत बड़ा लोगों के बहुत बड़ी अपेक्षाएं थी। लेकिन ये सच बात है कि नोटबंदी का प्रभाव पड़ा, और जो खास करके जो रोज़गार पे भी उसका प्रभाव पड़ा, जो खास करके जो असंगठित जो वो थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, उन पे फ़र्क पड़ा है, मज़दूरों पे फ़र्क पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने इसको उस तरह से लिया है कि इससे जो करप्शन था वो ख़त्म हुआ है, और उसको सहज रूप से उत्तराखंड के लोगों ने भी अन्य जनता की तरह उसको स्वीकार किया है। जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, निश्चित रूप से जीएसटी से एक सिंगल विंडो है टैक्स के लिए, तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे। अभी लग रहा है, व्यापारियों को लग रहा है, तमाम लोगों को लग रहा है कि जीएसटी से बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत असुविधाएँ हो रही हैं। लेकिन अगर हम देखें राजनीति में हमें जो फ्यूचरिस्टिक वो देखना चाहिए, अगर हम उसका देखें तो उसका निश्चित रूप से परिणाम सुखद होंगे। सर, एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह से कहते हैं कि रोज़गार को लेकर आप प्रोफेसर हैं सर और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार नहीं मिला, सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है, अपने आंकड़े जारी करती नहीं दिए, तो आपको क्या लगता है सर ज़मीनी स्तर पर अगर आपसे पूछा जाए? जहाँ तक रोज़गार का सवाल है, निश्चित रूप से रोज़गार के मुद्दे पे जो यूथ ने जिस तरह से 2014 के इलेक्शन में मोदी जी का पूरा साथ दिया, और इस अपेक्षा के साथ के रोज़गार में निश्चित रूप से रोज़गार की दृष्टि से अगर आप देखें तो उस अपेक्षा में कहीं ना कहीं लगता है कि रोज़गार के मुद्दे पे पीछे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि रोज़गार केवल सरकारी नौकरी तक ही अगर ना देखा जाए, जो उद्यमिता है, जो बहुत सारे जो अपने काम को करने के लिए जो स्टार्टअप की जो योजनाएँ हैं मेरे प्रदेश में भी हमको दिखाई दे रही हैं कि बहुत सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट, जैसे अभी 12,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है चारधाम यात्रा ऑल वेदर रोड, उससे भी रोज़गार मिला है। पर्यटन के लिए जो योजना है उससे भी रोज़गार मिला है। तो इन तमाम इनसे अगर हम देखें जो जिस तरह से अपने जो उद्यमिता के लिए जो जिस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रोज़गार तो मिला है, लेकिन सरकारी नौकरियों में निश्चित रूप से जो रोज़गार जो मिलना चाहिए था उससे उतना नहीं पहुँच पाई है, या हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सूचकांक है, जो इंडेक्स है, वो उसको नहीं छू पाया। सर, हर क्षेत्र में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, शिक्षा में भी होता है, मार्क्स आपके इतने आएंगे आपका एडमिशन होगा, हर जगह होता है। तो ऐसे में जब जो कि कहते हैं कि 86 ईयर्स में जब एल.के. अडवाणी जी भूल जाते, याद नहीं रहता, खुद कहते मैं भूल जाता हूँ, और आज वो 92 ईयर्स के हो गए और उनका टिकट उनकी जगह अमित शाह को वहाँ से उतारा गया गांधीनगर से। तो ऐसे में विपक्ष का कहना है कि बीजेपी तो अपने ही इतने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान ही नहीं करती, अपमान करती, उन्हें जानबूझ के संन्यास। देखिए, जहाँ तक ये तो बहुत पूरा पॉलिटिकल क्वेश्चन है, और इसमें निश्चित रूप से हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने पैमाने होते हैं टिकट देने के, और निश्चित रूप से जैसे हम आपको भी सर क्या लगता है कि एक क्राइटेरिया होना चाहिए? निश्चित रूप से चाहे हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एक क्राइटेरिया होता है, और उस क्राइटेरिया के तहत अगर वो देखते हैं, निश्चित रूप से यूथ को भी मौका मिलना चाहिए। राजनीति में जैसे हम नौकरी में देख रहे हैं कि एक एज लिमिट होती है, वैसे पॉलिटिक्स में भी एक एज लिमिट अगर फिक्स हो रही है तो बुरा क्या है, नए जनरेशन को भी मौका मिल रहा है।
ठीक है, निश्चित रूप से पुराने जो लोग हैं उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, उस अनुभव को अगर यूथ भी ले ले और यूथ को भी अगर मौका मिले, निश्चित रूप से अगर आज की पॉलिटिक्स में अगर यूथ अगर आता है और अच्छे लोग चुनाव में आते हैं, निश्चित रूप से हम लोगों को ऐसी अवेयरनेस कैंपेन करनी चाहिए कि जिससे अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। जब अच्छे लोग और यूथ अगर राजनीति में आएंगे तो निश्चित रूप से राजनीति की दिशा ही बदल जाएगी। क्योंकि राजनीति से अभी तक जो लोग हम ज़्यादातर लोगों से हम सुनते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत बेकार है। पॉलिटिक्स कभी बेकार नहीं होती, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है, लेकिन आप कोई भी समाज की कोई भी व्यवस्था बिना पॉलिटिक्स के नहीं चलती है। लेकिन जब तक अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक पॉलिटिक्स की दिशा नहीं बदलेगी। सर, आप भी पीएम मोदी की मुहिम मैं भी चौकीदार हूँ, क्या समर्थन करते हैं? ये ठीक है। ये एक मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष ने जो चौकीदार चोर है, चोर भी बोल दिया, वो चौकीदार चोर को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और इसका पूरा प्रचार पूरे देश में चल रहा है। क्या आपको भी लगता है कि राफेल डील में पीएम मोदी ने चोरी की? ये बड़ा वैसा सवाल है। ये इसमें ये कहना कि चोरी हुई कि नहीं हुई, ये तो जांच का विषय है। इस पे मेरा मानना है कि जब तक जांच नहीं हुई किसी को भी आप तब तक साबित नहीं कर सकते हैं। वो तो जांच के बाद पता लगेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे NMF न्यूज़ से बातचीत करने के लिए।